तो आज का अपना पाठ है बाजार दर्शन, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। भगवान ने चाहा तो कल दोपहर से पहले एक वीडियो ऐसा भी आ जाएगा जिसमें इन सभी रचनाकारों के नाम, इनकी रचनाएं, इनका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि और विशेष विशेष बातें इनके बारे में जो कि तैयार हो रही है। बस थोड़ा सा समय और लग रहा है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं, तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार। सरल वाले प्रश्न होंगे तो उनको मैं निशान लगाता हुआ चलूंगा, और जहां कुछ ऐसा लगेगा कि सोचना है वहां आप लोग मेरा सहयोग करते रहे। मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान खरीद कर क्यों ले आए? आवश्यकता थी, वेतन वृद्धि हो गई थी, पत्नी के कारण या बच्चों के कारण? तो आप मैसेज बॉक्स में डाल चुके होंगे कि पत्नी के कारण, कि ये जो साथ थी, ऐसा उनका एक डायलॉग आता है कि ये जो साथ थी। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? ये मौसम की गर्मी, दिमाग की गर्मी, पत्नी की या पैसों की? तो पैसों की गर्मी, परचेजिंग पावर। पाठ का नाम हम नहीं भूलेंगे, पाठ का नाम बाजार दर्शन, और इसके लेखक का नाम। लेखक की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मनोवैज्ञानिक लेखक हैं, मनोवैज्ञानिक रचना लिखने वाले लेखक हैं। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? मूर्ख, संयमी, खर्चीला, स्वाभिमानी। कुछ कुछ अशुद्धि आएंगी, इग्नोर करना पड़ेगा। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को कहा गया है संयमी। और संयमी लोग, इस पाठ में एक व्यक्ति का नाम भी आता है, वो संयमी होते हैं, और वो व्यक्ति होते हैं अपने भगत जी। असंतोष, तृष्णा, ये मनुष्य को क्या बना देती है? ईर्ष्या। ये क्या बना देती है मनुष्य को? संयमी, संतोषी, बहादुर या बेकार? तो ये सारी चीजें व्यक्ति को बेकार बना देती है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? आकर्षक होता है, मूक, वाचाल या भयंकर? तो ऊंचे बाजार का आकर्षण मूक होता है। शुद्धियां है, इग्नोर करनी ही पड़ेगी हमें। किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? सदर बाजार, गांधी बाजार, चौक बाजार या कमेटी? तो ये चौक बाजार में खड़े होकर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट तो काफी चीजों से भरा पड़ा है, वो सारी चीजें तो अपने पास है ही नहीं। सजा धजा बाजार क्या करता है? सजा धजा बाजार नियंत्रित करता है, संचालित करता है, संगठित करता है, आमंत्रित। तो सजा धजा बाजार हमें आमंत्रित करता है कि आओ और मुझे लूटो। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आया? वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इस चक्कर में कुछ भी नहीं खरीदा उसने। बाजार में क्या है? बाजार में जादू है, वस्तुएं हैं, सौंदर्य है या गति? तो बाजार में है जादू। बाजार में है जादू। बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? तो बाजार का जादू हाथ, नाक, मुंह या आंख? तो ये आंख के माध्यम से काम करता है। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? तो लू में जाना हो तो चाय, कॉफी, पानी या गर्म दूध? पाठ के अनुसार पानी पी के जाना चाहिए लू में जाना हो तो। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? लोगों को लुभाने में, सामान खरीदने के लिए विवश करने में, मोल भाव करने में, या आवश्यकता के समय काम आने में? तो बाजार आवश्यकता के समय काम आए, यही इसी में बाजार की कृतार्थता है। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? जड़ता, गति, जीवन या संजीवनी? तो ये जड़ता है। ठाठ देखकर मन को बंद नहीं करना होता। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? निरोध की, मनमानेपन की, विरोध की या संवेग की? तो मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए पाठ के अनुसार। भगत जी क्या बेचते थे? भगत जी बेचते थे, यहाँ देखो, चूरन बेचते थे। कुछ कुछ जो गलत है ना, उसको हम सही करते रहेंगे। भगत जी बेचते थे चूरन। और कितने पैसे का चूर्ण बिक जाता था? तो भगत जी और नहीं बेचते थे, वापस लौट आते थे। कभी कभी किन्हीं किन्हीं का मैसेज आता रहेगा तो आना जी। भगत जी चूर्ण से प्रतिदिन कितने आने कमा लेते थे? 4, 5, 6, 7? तो 6 आने प्रतिदिन चूर्ण से कमा लेते थे। लेखक भगत को चूर्ण बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहा था? तो लेखक भगत को चूर्ण बेचते हुए 8, 10, 12 या 14 कितने वर्षों से देख रहा था? तो लेखक भगत को चूर्ण बेचते हुए देख रहा था, कितने वर्षों से देख रहा था वो? तो अपने देख रहे थे 10 वर्षों से। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? शक्ति,
महानता, दुर्बलता, निर्बलता। तो प्रमाणित होती है निर्बलता। इसमें जब संचय की तृष्णा और वैभव की चाह है ना, तो वो व्यक्ति निर्बल है, ऐसा अपने पाठ में अपने लेखक बताते हैं। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? जिसे पता है कि उसने क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, जो कुछ भी खरीद सकता है, जिसे पता नहीं कि उसने क्या खरीदना है। तो बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान करता है जिसे पता है कि खरीदना आखिर क्या है। बाजार का बाजारोपन कौन लोग बढ़ाते हैं? अधिक पैसे वाले, जिन्हें पता नहीं कि क्या खरीदना है, जो कंजूस है या जो सन्यासी है। तो जिन्हें पता ही नहीं कि क्या खरीदना है, वही बाजारोपन बढ़ाते हैं। इन चार ऑप्शन में ये ऑप्शन सबसे सही है। जैनेंद्र कुमार का जन्म किस सन में होता है? तो जैनेंद्र कुमार का जन्म हो जाता है 1905 में। इसकी पीडीएफ मैंने बताया ना, मिली हुई है, एक सर ने दिया हमें, अमित सर ने, और उस पीडीएफ के बेस पर भगवान ने चाहा तो बनेगी, कभी कभी हो नहीं पाती है चीजें। जैनेंद्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर। तो अलीगढ़ में जैनेंद्र कुमार का जन्म हुआ है, 1905 में हुआ है। 1905 की जो तिथि है, दो तीन जगह काम आएगी। आप कई बार क्या है, एक चीज याद नहीं होती और दो तीन चार चीजें याद हो जाती है, कमाल की बात है। अपना एक काव्य दोष था ना कि अगर आप मुझे अपना घोड़ा नहीं देते तो हाथी दे दो, वो काव्य दोष में है। जीवन में ऐसा दोष कुछ भी नहीं है, एक चीज हासिल नहीं होगी लेकिन पांच चीजें हासिल हो जाएंगी। ये पता नहीं क्या रूल बना रखा है भगवान ने, जैसा भी। तो 1905 के साथ साथ अपन बंग विभाजन भी जोड़ देंगे, 11वीं क्लास के पार्ट वाला, और अपन लॉर्ड लॉर्ड कर्जन जोड़ देंगे। तो दोनों दोनों तीनों चीजें याद हो जाएंगी कि जैनेंद्र कुमार, जिनको याद है उनको याद है। जैनेंद्र कुमार का निधन किस वर्ष में होता है? तो उनका निधन हो जाता है 1920 में। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारतश्री। उन्हें मिलता है पद्म विभूषण। यहाँ अगर कहीं कुछ उत्तर गलत हो तो मैसेज बॉक्स में सही उत्तर जरूर डाल दीजिएगा। जैनेंद्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? गांधीवाद, साम्यवाद, रोमांसवाद, रोमांचवाद। तो उन पर गांधीवाद का प्रभाव है। लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र क्या है? तो ये पंक्ति आती है कि वो अनीति शास्त्र है। केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। धन की ओर झुकता कौन है? निर्धन, विवश, निर्बल या असहाय। पाठ के अनुसार निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है, बलवान नहीं झुकता। जो लोग बाजारोपन बढ़ाते हैं, साथ ही साथ अन्य किस दोष को भी बढ़ाते हैं? महंगाई बढ़ाते हैं, व्यवस्था बढ़ाते हैं, कपट, ईर्ष्या। किसे बढ़ाते हैं? वो बढ़ाते हैं कपट। किसी की समृद्धि को देखकर अपने प्रति हीन भावना कैसे? पैसे की कौन सी शक्ति है? तो ये पैसे की, महंगाई, विवशता, महानता या व्यंग्य। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति है कि समृद्धि को देखकर अपने प्रति हमें हीन भावना महसूस होती है, तो यही है पैसे की व्यंग्य शक्ति। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है? शक्ति का जादू, रूप का जादू, धन का जादू या लाभ लोभ का जादू। तो उन्होंने बताया है ये रूप का जादू। कई कई जगह हमें इग्नोर करना पड़ेगा, मीन्स प्रिंट है, हमने पाठ पढ़ रखा है तो हमें पता है कि रूप का जादू है। तुरंत बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति है? तुरंत बेचने वाले भगत जी संतोषी, लालची, घमंडी या निर्धन। तो ये संतोषी व्यक्ति है। जो बेचने वाले महानुभाव को किस नाम से पुकारते हैं? लोग किस नाम से पुकारते हैं? तुरन वाला, भगत जी, मस्तराम या फेरी वाला। तो उन्हें वो बुलाते हैं भगत जी नाम से, उनको वो बुलाते हैं। तुरन बेचने वाले ने एक ही दिन में कितने से अधिक धनराशि कभी नहीं कमाई? तो एक ही दिन में उन्होंने 0 आना, 8 आना, 1 रुपया। अच्छा अच्छा, दिया ही नहीं उन्होंने, ऑप्शन दिया ही नहीं। 6 आना आएगा। 6 आने से अधिक धनराशि उन्होंने कभी भी नहीं कमाई। एक मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया था? थैला, मनी बैग, हाथ या रुमाल। तो उन्होंने अपना मनी बैग फैला दिया था। एक मित्र ने लेखक के सामने अपना मनी बैग फैला दिया था। छह उत्तर सही था ना? अगर उत्तर 6 सही नहीं होता, मैसेज बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, हो सकता है कहीं कुछ मिस प्रिंट हो। तो 6 सही था ना? आपने नहीं डाला मैसेज बॉक्स में? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी जी।
अगले में एक और सवाल आ गया, बाजार दर्शन पाठ में चुनने वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। 6 आमने कमाए जाने का। स्पीड से अगर हम पढ़ते रहेंगे, स्पीड से पढ़ते रहेंगे तो कहीं कुछ छूट जाएगा। बीच-बीच में थोड़ा-सा चर्चा करनी ज़रूरी है, फिर हम भूलेंगे नहीं। हर 10-5 मिनट बाद किसी एक क्वेश्चन पे भले ही ठहर जाएँ, तो बाकी याद हो जाते हैं। यहाँ 1 आना कितने पैसे के बराबर है? तो यहाँ 1 आना इन्होंने 4 पैसे के बराबर बताया है। क्या ये 4 पैसे के बराबर ही होता है? तो जब हम देखेंगे, तो जब हम छोटे हुआ करते थे, हुँ, उस समय चला करते थे शायद ये ना, 4 आना। 4 आना में 25 पैसे, तो 6 आना में साढ़े 37 पैसे हो गए। 8 आना में 8 आना में 50 पैसे हो गए और 8 दूनी 16 आना, 16 आना माने 100 पैसे, यही चला करते थे। लेकिन पिछली बार हमने चर्चाएँ की थी, तो चर्चाओं में हम ये निकल कर आया था कि अलग-अलग जगह अलग-अलग चलता है। लेकिन अभी मैंने जो बताया ना, हम उसी अनुसार चलेंगे। इस प्रश्न को सही उत्तर आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। बाजार दर्शन पाठ के लेखक डॉक्टर मित्र के किसके साथ बाजार गया? लेखक के साथ, पत्नी के साथ, दोस्त के साथ या अकेला? तो पत्नी के साथ वो बाजार जाती है। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूर्ण वाले को अकिंचित कहा, जिसका अर्थ क्या होता है? ठग, भिखारी, अर्थहीन या व्यापारी। तो अकिंचित अर्थहीन ही मान लो, सामान्य सा व्यक्ति। भिखारी भी नहीं है वो, सामान्य सा व्यक्ति। बाजार दर्शन के लिए पैसा क्या है? पावर, टावर, साधन या सम्मान। तो बाजार दर्शन पाठ में पैसा पावर है। पैसे से आती है परचेजिंग पावर। अब ये थे बहुविकल्पी प्रश्न और यहाँ आ गए अपने वन लाइनर। बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी। बाजार दर्शन, जन्म होता है 1905 में। यह पाठ गद्य लेखन की किस विधा से लिया गया है? तो ये निबंध विधा से लिया गया है। बाजार दर्शन का प्रतिपादन है बाजार के उपयोग का विवेचन या विवेचना करना। मतलब ये पाठ लिखा क्यों गया है? लिखा इसलिए गया है कि पैसों की समझ थोड़ी-सी बच्चों को बता सके और बाजार की उपयोगिता के बारे में बता सके, बाजार के उपयोग के बारे में बता सके कि बाजार अपने को और देश को सभी को फायदा कब पहुंचा पाएगा। और बाजार का जो अर्थशास्त्र है, वो अगर सिर्फ पैसे, पैसे, पैसे की ही बात करता है तो वो है अनीति शास्त्र। लेखक उसे फिर अर्थशास्त्र नहीं मानते। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया? तो उन्होंने इसको अनीति शास्त्र नाम दिया। लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। लेखक के मित्र ने खरीदारी का श्रेय किसको दिया? अपनी पत्नी को दिया। और पैसा होता और सामान आता, क्या देखकर लेखक के मन में यह बात आई? मित्र के द्वारा खरीदे गए सामान और मनी बैग, कि इतना सारा सामान खरीद के लाए हैं और पैसा जो है वो खाली हो चुका है, मनी बैग खाली हो चुका है। पैसा होता तो और सामान आ जाता। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? पैसा ही पावर है। पैसे से की परचेजिंग पावर के प्रयोग में क्या कहा है? पावर का रस, पावर की ताकत। बाजार का काम क्या है? ग्राहकों को आकर्षित करना। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली हो। ये पंक्ति बार बार आती है। ये एक तरह से देखा जाए तो आधार पंक्ति है कि अगर मन खाली है, पैसे बहुत ज्यादा है तो बहुत सारा खर्चा व्यक्ति करेगा, और मन खाली है, पैसे नहीं है तो भी वो खर्चा करना चाहेगा। इसका सटीक सा उदाहरण आता है क्रेडिट कार्ड। न चाहते हुए या जरूरत न होने पर भी लोग कब बाजार से सामान खरीदते हैं? जब मन खाली हो। मेन चीज है मन का खाली होना। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो। इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार लू में निकलो तो पानी पीकर निकलो। लेखक क्या सलाह देता है? बाजार जाते वक्त मन को बंद रखने की सलाह देता है, और वो भी जबरदस्ती बंद नहीं रखना, ये भी लेखक कहता है। बाजार को शैतान का जाल किसने कहा? लेखक के मित्र ने कहा। शैतान का जाल लेखक के मित्र कहते हैं बाजार को। बाजार क्या देखता है? क्रय शक्ति देखता है, परचेजिंग पावर देखता है। बाजारवाद को बढ़ावा कौन देता है? मन का खालीपन ही बाजारवाद को बढ़ावा देता है। बाजार जाते समय बाजार के जादू के प्रभाव से बचने का सरल उपाय क्या है? मन का खाली न होना। मन खाली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है, मूक। मूक और चाह जगाने वाला बाजार का आमंत्रण होता है। बाजारोपन से क्या तात्पर्य है? बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना ही बाजारोपन है। लोग बाजारोपन कैसे बढ़ाते हैं? परचेजिंग पावर वाले लोग या ऐसे लोग जो बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, वही बाजारोपन बढ़ाते हैं। बाजार को सार्थकता कौन देता है? वो जो जानते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। ऐसे लोग बाजार को जरूरत की चीजें ही, बाजार से जरूरत की चीजें ही खरीदते हैं, और ऐसे लोग ही बाजार को देते हैं सार्थकता। लोगों द्वारा बाजार से सामान किस हिसाब से खरीदा जाता है? परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदा जाता है। परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते हैं? शैतानी ताकत या शक्ति देते हैं। लेखक में पीछे पावर कहा है, ऐसे को ही लेखक पावर कहते हैं। लेखक के अनुसार संयमी लोग कैसे होते हैं? जरूरत भर का सामान खरीदकर अपने पैसे को बचाने वाले बुद्धिमान लोग ही संयमी लोग हैं।
बाजार दर्शन पाठ में किसके जादू की बात की गई है? बाजार के जादू की बात बाजार दर्शन पाठ में की गई है। मतलब जरूरत का सामान पे तो पैसा खर्च करना ही है, ये भी इस पाठ में उन्होंने बताया है। जहां जरूरत नहीं वहां जबरदस्ती ही परचेजिंग पावर शो करना, परचेजिंग पावर दिखाना उन्होंने सही नहीं बताया। उससे देश का और बाजार का दोनों में किसी का भला होने वाला है नहीं। अपने लेखक के अनुसार जबरदस्ती मन को भी बंद नहीं रखना कि चीज खरीद कर नहीं लाए और दिमाग में वही चीज घूमे जा रही है, वही चीज घूमे जा रही है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग किसके जादू से मुक्त नहीं हो सकते? बाजार के जादू से कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग मुक्त नहीं हो सकते। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा? रूप का जादू, यानी चीजों को ऐसे सजा सजा कर रखना जो देखने में आकर्षक लगे, ये हो गया बाजार के रूप का जादू। भरे बाजार से बाजार जाने पर क्या होगा? बाजार के जादू का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भरे बाजार नहीं, भरे मन से, मतलब खाली मन नहीं जाना, भरे मन जाना है। बाजार में सामान को कैसे रखा जाता है? सजा धजा कर रखा जाता है। व्यक्ति कहाँ खड़े होकर बाजार को देखता है? चौक बाजार में खड़े होकर। कवि इस पाठ के अनुसार चौक बाजार एक शब्द आता है, वहां एक तरह से उदाहरण मान लीजिए। लेखक के अनुसार लोभ की जीत क्या है? हठपूर्वक लोभ को दबाना भी तो लोभ की जीत है। अपनी साइकोलॉजी में हमने पढ़ा, दमन चमन वगैरह। लोभ से बचने का क्या उपाय है? मन को बंद करना चाहिए। मनुष्य की सब कुछ खरीदने की इच्छा कब जागती है, या मनुष्य को सब की और चाह कब घेरती है? जब उसे अपनी जरूरत का ज्ञान ही नहीं हो, तब उसकी इच्छा होती है कि सब कुछ खरीद लो। बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? चुंबक के जादू से बाजार के जादू की तुलना की गई। बाजार के जादू की क्या खासियत है? यह खाली मन और जेब दोनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। शून्य होने का अधिकार किसके पास है? तो पाठ के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा के पास है। मनुष्य के पास शून्य होने का अधिकार नहीं है, अतः वह शून्य हो नहीं सकता। तो बाजार में वो शून्य मन कैसे जाएगा? फिर भी अपने मन को बंद रखकर अगर वो जाता है, जरूरत भर के सामान को खरीदने अगर वो जाता है, तो वो बाजार को सार्थकता प्रदान करेगा। मन को किस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए? मनमानी करने की तो बिल्कुल छूट मन को ना मिले। इस पाठ के अनुसार बाजार कब फैला का फैला रह जाएगा? जब मन में दृढ़ लक्ष्य हो। जैसे भगत जी के मन में था कि जहां से उनको जो कुछ लेना था वो वहीं से वो चीज लेते थे और लौट के आ जाते थे। बाजार का जादू धरा का धरा रह जाता था। लेखक ने चूर्ण वाले को किंचित कर कहा है, जिसका अर्थ होता है अर्थहीन। लेखक के पड़ोसी कौन थे? तो भगत जी लेखक के पड़ोसी थे। भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? बड़े संतोषी व्यक्ति थे। भगत जी कितने वर्षों से लेखक के पड़ोस में रहते थे? 10 वर्षों से वो लेखक के पड़ोस में रहा करते थे। भगत जी क्या बेचते थे? चूर्ण बेचते थे। कितने पैसे के चूर्ण बेचते थे? 6 आने के। क्या इससे ज्यादा का चूर्ण उनका बिकता? इससे ज्यादा का चूर्ण उनके पास होता था? होता तो था, लेकिन उसके बाद वो फ्री देकर आ जाते थे। बस उनको इतने ही पैसों का चूर्ण बेचना होता था। भगत जी चूर्ण किस में रखकर बेचते थे? तो भगत जी चूर्ण अपनी पेटी में रखकर बेचते थे। 6 आने की कमाई होते ही, 6 आने की कमाई होते ही भगत जी बते चूर्ण का क्या करते थे? बच्चों में मुफ्त बांटते थे। बस इतना ही चाहिए, पैसा। लेखक भगत जी को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि वो संतोषी व्यक्ति हैं। हालांकि जब बच्चों को ये पाठ पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से तो हम अभी परीक्षा के हिसाब से अपन पढ़ ही रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ दो चीजें हम नहीं बता देंगे कि इतना संतोषी होना अच्छा है, लेकिन इतना भी। लेखक के अनुसार अगर भगत जी व्यवसाय करने की बुरी सीख जाते तो आज उनकी माली हालत कैसी होती? वो बहुत अमीर होते, और बहुत अमीर होते तो क्या वो देश को ज्यादा हेल्प कर पाते? बिल्कुल कर पाते भाई। यही बात बच्चों बच्चों को बतानी है कि बच्चे भगत जी वाली ये आदत सीख ले। पैसा किसके भीख पैसा किसके भीख मांगता है कि उसे ले लो? भगत जी के। अब भगत जी हैं कि पैसा लेते ही नहीं, पैसा खुद भीख मांग रहा है कि भाई ले लो। लेकिन ने भगत जी को क्या बोलकर अभिवादन किया? जय राम कहकर। जय राम। बाजार में भगत जी कहाँ रुके? पंचारे की दुकान पर ही रुके भगत जी बस। कि पाठ के अनुसार किस पात्र पर बाजार के जादू का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो भगत जी पर बाजार के जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। पाठ में लेखक के कुल कितने मित्रों का जिक्र हुआ है? 2 मित्रों का जिक्र होता है। दो लोग बाजार में बाजारोपन बढ़ाते हुए साथ ही साथ अन्य किस दोष को भी बढ़ाते हैं? तो वो छल कपट को भी बढ़ा रहे होते हैं। कौन मनुष्य को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके बेकार बनाता है? बाजार का चौक
बाजार का जादू किस माध्यम से काम करता है? आंखों के माध्यम से काम करता है। बाजार से कब आनंद मिलता है? जब ग्राहक के मन में लक्ष्य निश्चित होता है, तभी बाजार से मिलता है आनंद। बाजार की असली उपयोगिता किसमें? जरूरत के समय काम आने में। तो बाजार की असली उपयोगिता क्या होगी? जरूरत के समय काम आता है, ये तो उपयोगिता है। बाजार की सार्थकता किसमें? लोगों की आवश्यकता पूरी करने में ही बाजार की सार्थकता है। संचय की तृष्णा, वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? तो निर्बलता ही प्रमाणित होती है। ये ऐसा व्यक्ति निर्बल है जिसमें सत्य की तृष्णा है और वैभव की चाह है, वही व्यक्ति है निर्बल। कौन सा योग लोभ से बचने का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो हठ योग इस पाठ के अनुसार उपयुक्त तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती नहीं करना, ये अपने लेखक कहते हैं जबरदस्ती नहीं करना। हठ योग का क्या प्रभाव होता है? मन कमजोर होता है और अशक्त हो जाता है। मन कमजोर, पीला और अशक्त हो जाता है। लेखक ने पाठ में दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है? तो चांदनी चौक का जिक्र करते हैं। बाजारवाद का प्रमुख कारण क्या है? मनी बैग। बाजारवाद का प्रमुख कारण है पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगी तो ही तो व्यक्ति खरीदेगा। लेकिन इसके साथ साथ मन का खाली होना भी। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? इस कथन से आशय कि धन संचय करने के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है? पाठ के अनुसार तो स्त्री को ही जिम्मेदार बताया जाता है। फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? संयमी। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ? यह किसने और किससे कहा? लेखक ने खुद अपने आप से कहा। तृष्णा जागेगी तो अपने आप से कहेंगे कि यार ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए थी। लेखक के अनुसार किस प्रकार का व्यक्ति धन की ओर झुकता है? तो निर्बल व्यक्ति। चौथी या पांचवी बार आया है कि निर्बल व्यक्ति। व्यक्ति की निर्बलता किससे प्रमाणित होती है? वैभव की चाह रखने से व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है। और जिस चीज ने धन के लिए, सिर्फ धन के लिए बिजनेस या कुछ भी चीज किया, सिर्फ जिसका उद्देश्य ही धन कमाना, कमा नहीं पाया फिर। पाठ में आंखी फोड़ डालने का दृष्टांत क्यों? आत्म संयम के लिए आंखें फोड़ डालने का दृष्टांत दिया है। मतलब भगत जी ये अपने लेखक एक उदाहरण देते हुए बताते हैं इस पाठ में कि मान लो किसी रूप का आकर्षण है किसी चीज का, और हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, तो आप आंखें ही फोड़ लो, खत्म, ना दिखेगा ना। तो भगत अपने लेखक बताते हैं ये गलत है, आंखें फोड़ लेना गलत है। आंखें रहे फिर भी आपका खुद पर नियंत्रण हो। लेखक इन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में नहीं पढ़ना चाहता। आत्मिक, धार्मिक और नैतिक, ये तीन शब्दों के सूक्ष्म अंतर में लेखक नहीं पढ़ना चाहता। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों लौट रहा है? क्योंकि वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, यानी सब कुछ खरीद लेना चाहता था। तो लेखक का एक मित्र है जो सब कुछ खरीद लेना चाहता है। वो कौन से नंबर पे आता है पाठ में? तो दूसरा मित्र है वो, जो सब कुछ खरीद लेना चाहता है। फिर वो क्या खरीद के लाया? कुछ भी नहीं। मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? मनी बैग। ये भी चौथी बार शब्द आया है। कितना बढ़िया तरीका है ना, स्पाइरल टीचिंग। बार बार ये घूम फिर के आ रहे हैं तो याद हो जाएंगे। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? जड़ता है ठाठ देखकर मन को बंद करना। लेखक से संबंधित कुछ प्रश्न भी अभी यहाँ पर है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो 2 जनवरी 1905 को जैनेन्द्र कुमार जी का होता है जन्म। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ? कोड़ियागंज, अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ। जैनेन्द्र कुमार जी का निधन कब हुआ? 1990 में उनका निधन होता है। जैनेन्द्र कुमार जी पर इस बात का सबसे ज्यादा गांधीवाद पर प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, भारत भारतीय सम्मान मिलता है और पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। जैनेन्द्र कुमार जी के प्रमुख उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, परख, मुक्तिबोध और कल्याणी। जैन कुमार जी की प्रमुख कहानी है पाजेब, खेल, नीलम देश की राजकुमारी, अपना अपना भाग्य, तत्सत। जैन कुमार जी के प्रमुख निबंध जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। बहुत सारे विद्वान लोग मानते हैं कि टॉप 10 में क्या टॉप 5 में, बहुत सारे लोगों को तो प्रेमचंद के बाद ये लेखक पसंद आते हैं अपने, जैनेन्द्र कुमार जी। धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी दे। हम बैक टू बैक चलते रहेंगे आज। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? तो चिढ़ने वाले लोग उन्हें मेंढक मंडली कहते हैं। और ये मेंढक मंडली अपने आप को क्या कहती है? तो अपने आप को ये बोलते हैं इंद्रसेना। घग्गरी फूटी बैल, बैल पियासा। हम्म, घग्गरी फूटी बैल पियासा, तो बैल। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? तो इंद्र सेना के आने की बात कहती है।
जहाँ जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है, राख हो जाती है, रेत हो जाती है, पत्थर हो जाती है, कोयला, तो वहां वो पत्थर हो जाती है। इंद्रसेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? इंद्रसेना पसीने से, पानी से, दूध से या कीचड़, तो कीचड़ से लथपथ होकर इंद्रसेना निकलती थी। अभी मैं आपको मैसेज देख लेता हूँ, हो सकता है कहीं कुछ अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया होगा तो आपने सही कर दिया होगा, तो हम देख लेंगे। सही चल रहे हैं तब तो सही चल रहे हैं। हाँ, सारे सही चल रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना जो गलत हो, सारे सही चल रहे हैं। जी जी। इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता है? इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को उचित कार्य लगता है, अंधविश्वास लगता है, अनुकरणीय या साहसिक? तो उनको ये अंधविश्वास लगता है। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? लेखक पर बचपन में राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाज या मार्क्सवादी, तो उन पे आर्य समाजी संस्कार बचपन में होते हैं। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? लेखक बचपन में समाज सुधार, देश निर्माण, नवनिर्माण या कुमार सुधार, तो कुमार सुधार सभा के वो उपमंत्री थे। अब सवाल उलट के भी आ जाएगा कि कुमार सुधार सभा के लेखक क्या थे? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपमंत्री? वो कुमार सुधार सभा के थे। लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? जीजी, माँ, पिता या भाई? पाठ के अनुसार जीजी का उन्हें बचपन में सबसे अधिक प्यार मिलता है। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता है? तो 8 दिनों तक फल, बतासे, पंजीरी या लड्डू, तो वो पंजीरी बांटता है 8 दिनों तक। लेखक पंजीरी कब बांटता है? जन्माष्टमी पर बांटता है। कितने दिनों तक बांटता है? 8 दिनों तक बांटता है। 8 दिनों तक जन्माष्टमी पर पंजीरी कौन बांटता है? तो लेखक बांटता है, जीजी नहीं बांटती, या जीजी बंटवाती है। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? मान को, दान को, प्राण को या आन को? तो ऋषि मुनियों ने दान को ऊंचा स्थान दिया है। जीजी के अनुसार दान को ऊंचा स्थान किसने दिया है? तो ऋषि मुनियों ने दान को ऊंचा स्थान दिया है। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो नमक, विदेशी, भूदान या राष्ट्रीय? तो राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठियां खाई थी। जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? 10, 50, 30, 40? तो 50 वर्षों से अधिक हो चुका है। आज के लोगों का लक्ष्य स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, त्याग भावना, आत्म बलिदान। तो आज के लोगों का लक्ष्य हो गया सिर्फ स्वार्थ सिद्धि। ये पाठ के अनुसार होगा या सच में हुआ, ये हम, क्योंकि हमारे 12वीं क्लास के ज्यादातर पाठ क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे, तो ये क्वेश्चन हम बच्चों के लिए छोड़ देंगे कि देखो भाई अभी हो क्या रहा है। और अगर लग रहा है कि स्वार्थ सिद्धि हुआ है तो एक कम तो कर ही सकते हैं ना, अपन खुद को कम कर लो। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? फिल्मों की, देश की, भ्रष्टाचार की, या किसी और चीज की? तो ये कुछ कुछ अशुद्ध छप गए, उनको भ्रष्टाचार की बात हम चटखारे लेकर करते हैं। जब बात अपनी खुद की आती है तो फिर वो हमें भ्रष्टाचार दिखता ही नहीं। जीजी इन महाराज की बात करती है? गांधी जी, विनोबा, शिवाजी या तिलक? तो जीजी बात करती है गांधी महाराज की। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुंजियों में क्या भरता है था? तो वो अंजीरी, बूंदी, मिठाई या भूजा? तो भूजा भरता था, पाठ में भूजा शब्द आता है। हर छठ पर भरता है, रंगीन कुंजियों में भरता है। किला पस्त का क्या अर्थ है? किला जीतना, प्रसन्न होना, धन मिलना या हार जाना? तो हार जाना किला पस्त होना का अर्थ है। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? तो वर्षा के बाद वरुण, कृष्ण, इंद्र या शिव? पाठ के अनुसार इंद्र वर्षा के बादलों के स्वामी है। सतिया, स्वास्थ्य के चिन्ह को ही सतिया बोला जाता है। अरवा चावल कैसा चावल होता है? अरवा चावल होता है धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, धान को कूट कर निकाला गया, धान को उबाल कर निकाला गया, धान को बिना उबाले निकाले गए चावल को कहा जाता है अरवा चावल। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1923, 24, 25 या 26? तो धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926 में। 1927 में कल हम पढ़ रहे थे, तो हमारे एक लेखक का जन्म 1927 में था, एक का 1929 में हो जाता है शायद। सब आगे पीछे होते हैं, तो उससे क्या है, हमें लेखकों के जन्म अनुसार क्रम लगाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। लिखते चलेंगे, ये इससे 1 साल बड़ा, एक से छोटा, ये इसका अग्रज, ये इसका अनुज। 1926 में धर्मवीर भारती हो गए। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ होता है? तो धर्मवीर भारती का जन्म हो जाता है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी? इनका जन्म हो जाता है इलाहाबाद। धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष होता है? उनका देहांत हो जाता है
96, 97, 98, 99। 1996 में धर्मवीर भारती का 1997 में धर्मवीर भारती का देहांत हो जाता है। भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिलता है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो उन्हें मिलता है पद्मश्री। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ थे? तो ये अमीरों के खिलाफ थे क्या? अंधविश्वासों के, या चोर मचाने, या शहर वालों? तो ये अंधविश्वासों के खिलाफ। धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र, धर्म युग, धर्म भूमि। धर्म युग साहित्यिक पत्रिका के ये संपादक थे। काले मेघा पानी किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण। ये संस्मरण विधा है। काले मेघा पानी में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? वर्षा के लिए, धूप के लिए, आंधी, या परीक्षा में सफलता? तो वो वर्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका है? लेखक का, जीजी का, ऋषि मुनियों का? लेखक का? तो जीजी का कथन ये है कि भाई पहले सेक्रीफाइस करो, दान करो। काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद का सुंदर चित्रण किया गया है? प्रचलित विश्वास और विज्ञान। विज्ञान और मनोवृत्ति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान लेखा जो। तो प्रचलित विश्वास और विज्ञान के मध्य द्वंद का जिक्र इस पाठ में होता है। और इनका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? तो दीदी विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है, और अपने लेखक विज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये हो गया लोकतपा, चंद्रतपा, अग्नितपा, या दस्तपा? तो ये हो गया दस्तपा। कौन सा हो गया? जेठ के महीने का सबसे गर्म समय, उसे दस्तपा कहा जाता है। दस्तपा निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? चार ऑप्शन आएंगे। तो जेठ के महीने का सबसे गर्म। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता, कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? तो कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला? आप मैसेज बॉक्स में डालिए, तब तक मैं ज्वाइन करवाता हूँ कौन आए हैं। तो कहते हुए क्या डाला उन्होंने? मटरी। मदन सर, ज्योति मैम, हाँ मटरी उन्होंने लेखक के मुंह में डाली। ये डालती है मटरी। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का क्या नाम था? बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम इंद्रसेना। अपने आप को इंद्रसेना बोलते हैं लोग, भले ही उनको मेंढक मंडली बोले। मेंढक मंडली क्योंकि वो कीचड़ में चले। मेघा, काले मेघा पानी थे, पानी थे गुड़धानी थे। पाठ में बोल गंगा मैया की जय पहला नारा कौन लगाता है? तो पहला नारा मेंढक मंडली लगाते हैं, ऋषि समूह लगाते हैं, स्नान करने वाले लगाते हैं, हरिद्वार जाने वाले। तो मेंढक मंडली लगाती है पहला नारा। मेंढक मंडली का नारा क्या होता है? बोल गंगा मैया की जय। ये होता है, वो चार नारे वहां पे देते हैं, उनमें से गंगा मैया की नारे वाला, जय वाला इनका नारा होता है। दीदी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? तो दान घमंड के साथ नहीं किया जाता, दान त्याग के साथ होता है। तो त्याग के बिना दान नहीं होगा। समृद्धि, इच्छा, आस्था, त्याग। समृद्धि भी होनी चाहिए तभी तो दान होगा, लेकिन नहीं, त्याग बहुत जरूरी है। दीदी जीजी त्याग पर ही ज्यादा ध्यान देती है, फोकस करती है। त्याग ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। धर्म भारती किस संगठन के उप मंत्री थे? दोबारा आ गया। कुमार सुधार सभा। कुमार सुधार सभा के वो उप मंत्री है। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? अंधविश्वास, ध्यान, दर्शन, या भक्ति? तो अंधविश्वास के कारण वो अंग्रेजों से पाठ के अनुसार पिछड़ गए। अब आ गए हैं अपने वन लाइनर। इसी वजह से यहाँ से पढ़ते हुए ये पाठ सारे याद हो जाते हैं। पहले पाठ पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू हो गए, फिर आगे वन लाइनर। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हो गए धर्मवीर भारती जी। काले मेघा पानीदे गद्य की किस विधा में लिखा गया? तो संस्मरणात्मक विधा में ये हो गया। काले मेघा पानीदे में किस भाषा का प्रयोग? साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग। काले मेघा पानीदे कौन सा द्वंद दिखाया गया? प्रचलित विश्वास और विज्ञान के मध्य द्वंद। यह पाठ किस संदर्भ में? अनावृष्टि यानी वर्षा के संदर्भ में है। वर्षा के देवता कौन माने गए हैं? इंद्र देवता। आषाढ़ महीने में किसानों को किसका इंतजार? बरसात का इंतजार होता है। गांव के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण क्या है? बारिश का न होना, कुओं का सूख जाना, नलों में पानी का न आना, बेहद गर्म या फिर बेहद गर्म आना। गांव के लोगों की दशा कैसी थी? बारिश न होने से गांव के सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए थे। सर अनावृष्टि सूखा को बोलते हैं ना? जी, अनावृष्टि सूखा हो गया। अनावृष्टि माने बरसात का बिल्कुल ना होना। अनावृष्टि सूखा है ना? हाँ जी, अनावृष्टि सूखा माने बरसात का ना होना। इंद्रसेना किस महीने में ठीक है, निकलती थी? थैंक्स। आषाढ़ महीने में इंद्रसेना निकलती थी। काले मेघा से इंद्रसेना क्या मांगती थी? वर्षा। किसानों ने अपनी टोली का नाम इंद्रसेना क्यों रखा? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए रखा। इंद्रसेना क्या करती है? कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से पानी मांगती है। 10, 12, 16, 18 वर्ष की उम्र के लड़कों की टोली का नाम है मेंढक मंडली या इंद्रसेना।
गांव के बच्चों की टोली यानी इंद्रसेना से चढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हें मेंढक मंडली कह के बोलते हैं। मेंढक मंडली में किस उम्र के लड़के होते हैं, तो 10 12 वर्ष से लेकर 16 18 वर्ष के लड़के होते हैं पाठ के अनुसार। इंद्र सेना में शामिल बच्चे अपने बदन में क्या पहने रहते हैं, सिर्फ लंगोटी या जांघिया पहने रहते हैं। इंद्र सेना बादलों को देखकर क्या कहती थी, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। पानी दे गुड़धानी दे में गुड़धानी, गुड़धानी से क्या आशय, गुड़ और चने से बना लड्डू या फसल, तो ये हो गया गुड़धानी। और गुड़ और धान से बना भी हो जाएगा क्या, तो आप देख लीजिएगा अभी, मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्या गुड़ और धान से बना हो जाएगा। सर एक इंद्र सेना के लंगोटधारी लड़कों की टोली किसकी जय बोलती थी, तो गंगा मैया की वो जय बोलती थी। इंद्र सेना के जयकारे को सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, जयकारे को सुनकर सभी लोग सावधान हो जाते थे। लेखक ने इंद्र सेना को क्या नाम दिया, मेंढक मंडली लेखक इंद्र सेना को नाम देते हैं। इंद्र सेना को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस मंडली के बच्चे मेंढक की तरह उछल कूद करते हैं, शोर शराबा करते हैं और कीचड़ में लौटते हैं, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया मेंढक मंडली। जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर हो जाती थी पत्थर। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूजा पाठ तथा विधान के बाद आखिरी उपाय क्या बचता था, इंद्र सेना का प्रयास ही आखिरी उपाय बचता था, मतलब अंतिम प्रयास होता था ये। इससे पहले बाकी सारी कोशिशें वो कर चुके होते थे। लोकगीत गाते हुए जब इंद्र सेना गांव की गलियों में घुमा करती थी, तब लोग उस मंडली के ऊपर फेंक देते थे बाल्टी भर भर के पानी, भले ही घर में पानी हो ना हो, लेकिन उनके ऊपर पानी फेंकना जरूरी है। यही बात अपने लेखक को अखरती है कि ये क्या, कि पहले ही पानी कम है। इंद्र सेना पर बाल्टी पानी डालते समय जीजी की हालत कैसी थी, उनके हाथ कांप रहे थे, पांव डगमगा रहे थे। जीजी ने इंद्र सेना पर डाले गए पानी को क्या कहा, इंद्र देवता को अर्घ्य, पानी की बुआई, ये दीदी कहती है। दीदी ने पानी की बुआई किसे कहा है, इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को वो पानी की बुआई कहती है। दीदी अपनी पानी की बुआई वाली बात सही साबित करने के लिए किसका तर्क देती है, खेत की बुआई का तर्क देती है, कि भाई खेत में भी तो हम थोड़ा सा अनाज डालते हैं, बहुत सारा अनाज चाहिए तो फिर थोड़ा सा अनाज तो हमें डालना पड़ेगा, त्याग तो हमें करना पड़ेगा, त्याग के बिना कुछ मिलना संभव है नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो हमें पड़ेगा ही। लेखक ने किस कार्य को करने से इनकार कर दिया, बाल्टी भर पानी मेंढक मंडली पर फेंकने से लेखक ने इनकार कर दिया। लेखक को क्या बात करती थी कि सूखे में पानी की बर्बादी, पहले ही पानी नहीं है। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने से लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं ये अंधविश्वास। लेखक बचपन से किससे प्रभावित है, आर्य समाज से लेखक बचपन से ही प्रभावित होते हैं। पनीर बनाया गया उस दिन अपने, हाँ उस दिन वो टोंट मिल्क में इतना। लेखक किस सभा के उपमंत्री थे, तो कुमार सुधार सभा के लेखक उपमंत्री थे। लेखक ने किन संस्कारों ने इंद्र सेना को पाखंड का, आर्य समाजी संस्कारों के कारण उन्होंने। जी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी, लेखक के कल्याण के लिए करवाते थे, लेखक के हाथों करवाती थी, पूजा अनुष्ठान करवाती थी। जी लेखक के प्रति कैसा व्यवहार, व्यवहार कैसा था, जी लेखक को ही अपना सब कुछ मानती थी। जी के अनुसार किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया। जी के अनुसार ऋषि मुनि क्या कहकर गए, जितना दान करोगे देवता तुम्हें उसका चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे, देवता उनको चौगुना और 8 गुना करके लौटाएंगे, कौन, देवता लौटाएंगे, दीदी कहती है ऐसा। किस वस्तु का दान अधिक महत्वपूर्ण होता है, उस वस्तु का जो वस्तु हमारे पास पहले से ही कम है, हमारे पास सीमित मात्रा में, उसी का दान अगर हम करते हैं तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है पहले उसे देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। जीजी का दिया यह तर्क किस संदर्भ में था, इन सेना पर पानी फेंकने के संदर्भ में। इन सेना पर पानी फेंकने को अंधविश्वास करने पर जीजी ने नाराज होकर लेखक से क्या कहा, यह सब अंधविश्वास नहीं है। जीजी के अनुसार लाखों करोड़ों रुपए में कितने रुपए का दान नगण्य माना जाता है, तो लाख करोड़ रुपए में 2 4 रुपए का दान नगण्य माना जाता है। तो दीदी ये कहना चाह रही है कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए और उसमें 2 4 दान किया, तो क्या दान किया, जो तुम्हारे पास ही कम है उसका दान करो। दान उसे कहा जाएगा, त्याग उसे कहा जाएगा जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं। तो पानी तुम्हारे पास है नहीं, इस समय पानी की तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और पानी ही इस समय तुम दान करो। 30 40 मन गेहूं उगाना है तो किसान क्या करना होता है, 5 6 शेर, 5 6 शेर अच्छे गेहूं की बुआई करनी होती है। ये उदाहरण जी बताती है कि अगर ये 5 6 शेर हम नहीं देंगे, कि हमें तो खुद अनाज चाहिए, 5 6 शेर, 30 40 मन गेहूं। उदाहरण, जीजी द्वारा गांधी जी का नाम लेने के पीछे क्या कारण था, जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। पाठ के अनुसार जैसे ही वो लाठी खा चुका था, उसके बाद जीजी बहुत बार अपने बातों में गांधी बाबा का, गांधी जी का नाम लिया करती थी। भारतीयों को अंग्रेजों से पिछड़ने और गुलाम बनने में किसका योगदान, अंधविश्वास का योगदान। जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता था, तो लेखक के बिना पूरा नहीं होता था। अरवा चावल, धान को बिना उबाले निकाला गया चावल। रंगीन कुन्हियों कुन्हियों में भुंजा भरने का काम लेखक किस त्योहार पर करते थे, तो हर छठ।
हर छठ पर क्या करते थे वो? भुंजा भरते थे, रंगीन कोनियों में भरते थे। जन्माष्टमी के अवसर पर लेकर कौन-सा कार्य करते थे? हर छठ पर भुजा और जन्माष्टमी पर पंजेरी नामक विशेष मिठाई। सतिया कौन से चिन्ह को कहते हैं? सो स्वास्तिक को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, अपना स्वास्तिक, और इसी को सतिया कहा जाता है। पंजीरी किसे कहा जाता है? पंजीरी बनती है सूखे धनिये को कूट पीस कर, उससे बनती है पंजीरी, उसमें चीनी वगैरह कुछ मिलाकर बनती है। लोग आटे से भी बनाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा का क्या अर्थ है? राजा जैसा वैसे ही प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, इस इसने कहा तो ये महात्मा गांधी ने कहा। क्या ये सही है? मैसेज बॉक्स में डालिए प्रश्न नंबर 55। यथा राजा तथा यथा प्रजा तथा राजा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। गगरी फूटी बैल प्यासा, यह गीत का किस गीत का अंश है? इंद्र सेना के एक लोकगीत का ये अंश है। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन की अवधि, खिलाफस्त होना का मतलब होता है हार जाना, दस तपा का मतलब है तपते हुए 10 दिन। जेठ महीने का सबसे गर्म जो दिन होता है उसी को दस तपा कहा जाता है, सबसे गर्म समय को। वर्षा न होने पर शहरों की तुलना में गांव में हालत बेहद खराब हो जाती है। गांव का जीवन खेती व पशुओं पर निर्भर होने के कारण वहां पानी पहली आवश्यकता है, तो वहां तो पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। त्राहिमाम का क्या अर्थ है? मेरी रक्षा। लेखक को क्यों लगता है कि आज हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करते? क्योंकि हमारी मांगे बड़ी बड़ी है। कर्तव्य होते हैं एक तरफ अपने, एक तरफ होते हैं अपने अधिकार। कर्तव्य सोचते नहीं, ध्यान ही नहीं देते, अधिकार बस पूरे चाहिए। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी है, पर किस चीज का कहीं नामो निशान नहीं, तो वो है त्याग। सुविधाओं के बरसात में भी गरीब को कोई लाभ नहीं मिलता। आशय स्पष्ट कीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। ये पाठ के अंत में जो कुछ पंक्तियां आती है ना, 10-15, तो पाठ थोड़ा सा और ज्यादा गंभीर हो जाता है, और एकदम से वो सारी चीजें कह जाता है अंतिम पंक्तियों में जो लेखक कहना चाह रहा होता है। और शायद इसी वजह से इस पाठ को सिलेबस में लिया 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, क्योंकि वही बनेंगे। अब कोई एमबीबीएस, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, कोई नेता बनेगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य स्वार्थ ही क्यों रह गया है? क्योंकि आज देशवासियों के लिए स्वहित ही सर्वोपरि हो गया है, कि बस मेरा भला हो। सब स्वहित ही सब सर्वोपरि हो गया है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। आम आदमी की स्थिति पूर्ववत ही बनी रहती है, वैसी की वैसी बनी रह जाती है। गगरी और बैल के उल्लेख से लेकर क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश में अपार संसाधन है, फिर भी जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। ऐसा ही पाठ आता है 11वीं क्लास में, और वो 11वीं क्लास में आता है, दुष्यंत कुमार की गजल आती है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पाठ के अनुसार जीजी के संबंध में क्या धारणा बनती है? जीजी एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन वह ऋषि मुनियों का सम्मान करती थी और इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को सही मानती थी। लेखक के मन को किस तरह की बातें कचोटती हैं? त्याग और कर्तव्य की बातें न कर सिर्फ स्वार्थ की बातें की जाती हैं, तो ये तो लेखक के मन को कचोटते हैं। भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? स्वयं का आकलन करना, कि कहीं हम स्वयं तो इसमें लिप्त नहीं है, दूसरों के मामलों में जजमेंटल हो रहे होते हैं क्या? कहीं हम ही तो भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं रहे, भ्रष्टाचार कर नहीं रहे? ये वाली बात इस पाठ में बताई जाती है। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आपके विचार से यह स्थिति कब बदल सकती है? जब लोग सिर्फ स्वहित को न सोचकर देश के बारे में सोचेंगे और भ्रष्टाचार से दूरी बनाएंगे, तभी यह हो पाएगा। देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? समाज और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही। और समाज और सरकार में कौन आते हैं? हम ही लोग आते हैं। दीदी की बातों को कितने वर्ष से अधिक हो चुके हैं? तो दीदी की बातों को हो चुके हैं 50 वर्ष से अधिक। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बात करते हैं? सभी लोग चारों तरफ भ्रष्टाचार की बातें कर रहे होते हैं। उसने किया, इसने किया। 1926 में जन्म हो जाता है अपने धर्मवीर भारती का, इलाहाबाद में। 1997 में मृत्यु। अंधा युग इनकी श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। धर्मयुग पत्रिका का ये संपादन करते हैं। धर्मयुग सप्ताह में एक बार निकलती है, साप्ताहिक पत्रिका थी। अंधविश्वासों के खिलाफ थे धर्मवीर भारती। काले में का पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से? किशोरावस्था। भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया? तो पद्मश्री। गुनाहों का देवता इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास रहा। सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बनी, और हमने फिल्मों की एक पीडीएफ पढ़ी थी, उसमें हमने देखा कि इन दोनों पर ही फिल्में बन चुकी हैं, सीरियल, फिल्में या सीरियल बन चुके हैं।
अब अपना पाठ पढ़ेंगे हम। पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित